हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, आज आपकी वीडियो है टूल इंजीनियरिंग पर और इसमें हम काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम और जो आपके मॉक टेस्ट की बात हो रही है और मॉक टेस्ट एग्ज़ाम से पहले होंगे, तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपके मॉक टेस्ट ही हैं और आप इनकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें। ठीक है। इसमें क्या है, आपको मैं प्रैक्टिस करना बताऊं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने जो टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, तो जैसे कि हमने पहले चैप्टर की जो एमसीक्यू थे वो फर्स्ट वीडियो में हमने बताए थे। ठीक है। और जो आपकी सेकंड वीडियो थी वो सेकंड चैप्टर के ऊपर है। अब ये आपकी जो वो वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो को देख रहे हैं, तो ये वीडियो है आपकी 3, मतलब लेक्चर नंबर 3 है आपका ये। और इस वीडियो में भी हम आपके जो सेकंड चैप्टर है आपका, उसी के ही एमसीक्यू निकाल कर लेकर आए हैं। ठीक है ना। और देखो यहाँ पर अभी थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं, ज़्यादा ज़्यादा 5 से 6 के बीच में, वो भी सेकंड चैप्टर हैं, तो उनको हम थर्ड चैप्टर में इंक्लूड कर देंगे। मतलब जो अगली वीडियो आएगी आपकी वो थर्ड चैप्टर पर आ जाएगी। ठीक है। इसको हम जल्दी से जल्दी समाप्त करेंगे और आज ही आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पर वीडियो देखने को मिलेगी। उसके भी एमसीक्यू मैं आज ही बना लूँगा और आज ही आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। और बात करते हैं जैसे कि सीएनसी मशीन की, तो सीएनसी मशीन में हमने काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। आपके पास 2 चैप्टर उसमें बचे हैं। ठीक है, उनको भी जल्द ही समाप्त कर देंगे। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस पर ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल निर्भर करता है। किस पर पॉइंट एंगल निर्भर करता है? ड्रिल के आधार पर, ड्रिल मशीन पर, ड्रिल के साइज पर, ड्रिल की जाने वाली धातु पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, ड्रिल की जाने वाली धातु पर निर्भर करता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रक्रिया द्वारा सॉकेट के हेड स्क्रू से हेड को स्थान देने के लिए पहले बने यहाँ पर सुराख के सिरे को बड़ा किया जाता है। किसके मतलब बाद हम कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सुराख को बड़े करते हैं? मतलब जैसे स्पोर्ट फेसिंग हो गया, बोरिंग हो गया, या काउंटर बोरिंग हो गया, या आपका काउंटर सिंकिंग हुआ है। तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, ए, बी और सी और डी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा काउंटर बोरिंग, इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ड्रिल मशीन के स्पिंडल, ठीक है, ड्रिल मशीन के स्पिंडल या सॉकेट से स्लिप होने वाले ठीक है ट्विस्ट ड्रिल को बचाता है। क्या बचाता है? मतलब बॉडी, सैंक या टैंक या फ्लूटस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मतलब टैंक। जो होता है आपका, ये ड्रिल के भाग होते हैं, पार्ट होते हैं कि ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, तो बीच वाले को क्या कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसके भाग होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है प्रोसेस, ये इसे टैंक कहते हैं और ये हमें बचाता है, किससे? ट्विस्ट ड्रिल को बचाता है स्लिप से, सॉकेट से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार द्वारा ट्विस्ट ड्रिल के रॉड पर फ्लूटस काटे जाते हैं? जैसे ऑप्शन नंबर ए, ग्राइंडिंग, मिलिंग, शॉपिंग। ठीक है, शॉपिंग नहीं, सॉरी, शेपिंग है ये। ठीक है ना, टर्निंग। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, मतलब मिलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिमिंग ऑपरेशन किया जा सकता है लेथ मशीन पर, ड्रिलिंग मशीन पर, बोथ ए एंड बी, या कोई नहीं। तो रिमिंग ऑपरेशन किस मशीन पर संभव होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर दोनों पर, क्योंकि लेथ मशीन पर भी हम रिमिंग प्रक्रिया कर सकते हैं और ड्रिलिंग मशीन पर भी हम रिमिंग प्रक्रिया कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है ना, समझ में आया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, और शेपर मशीन में प्रयोग होने वाला औजार है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट, ठीक है, डबल पॉइंट, या कोई नहीं। तो आप जानते हैं शेपर प्लेनर, और ये आपके हो चुके हैं और मैंने सीएनसी मशीन में करवाया था ये क्वेश्चन भी शायद। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है ए, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इसका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कटाई प्रक्रिया में एक ड्रिल की गति होती है, रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन, बोथ ए एंड बी। मतलब जो हम कटिंग प्रक्रिया करते हैं उसमें हम ड्रिल का जो प्रोसेस होता है उसमें जो ड्रिल की गति होती है वो कौन सी होती है?
रोटेशनल मोशन कर सकती है क्या वो, या वो रेखीय गति कर सकती है। मतलब रोटेशनल का मतलब है हिंदी में समझने का अर्थ है कि घूर्ण, मतलब घूमती हुई गति कर सकती है ड्रिल, या मतलब रेखीय में गति कर सकती है। ये ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों सही है ये, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पर दोनों होंगे। ठीक है, दोनों में गति कर सकता है। नेक्स्ट है ड्रिल टूल सामान्यतः बना होता है, किसका बना होता है, ढलवा लोहा, कार्बन स्टील, एचएसएस या कार्बन स्टील, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं इन जो अब क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन शायद मैंने सीएनसी मशीन में भी कराए थे, वो इसी से रिलेटेड एक चैप्टर है टूल का। ठीक है, सेकंड चैप्टर, उसमें भी मैंने ऐसे ही क्वेश्चन कराए थे, लेकिन यहाँ पर भी करा रहा हूँ। कोई स्टूडेंट जैसे कि उस वीडियो को नहीं देख पा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी है और वो ही सिलेबस पर यहाँ दिया है, तो यहाँ से कर ले। ठीक है ना, तो कैसे भी हो हर तरीके से मैं मतलब आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आंसर एसएसएस, मतलब या कार्बन स्टील, दोनों का हो सकता है, मतलब हाई स्पीड स्टील का भी हो सकता है या कार्बन स्टील का भी हो सकता है वो ड्रिल टूल। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सामान्यतः किसी ड्रिल के लिए चीजल एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर सही एंगल होगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर ए 120 से 130 डिग्री के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है एक नी किसका भाग होता है, ड्रिल मशीन का भाग होता है या प्लेनर मशीन का भाग होता है या मिलिंग मशीन का या बोरिंग मशीन का। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मिलिंग मशीन। ठीक है, मिलिंग मशीन। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट है साधारण मिलिंग कहलाती है, स्लैब मिलिंग कहलाती है, फेस मिलिंग कहते हैं हम उसको, या फॉर्म मिलिंग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। जो आपकी सिंपल मिलिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा स्लैब मिलिंग, मतलब स्लैब मिलिंग को ही हम साधारण मिलिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। और नेक्स्ट है जॉब में छिद्र को बड़ा करने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है, जैसे कि आप जानते हैं सभी, वो कौन सी प्रक्रिया होती है, बोरिंग प्रक्रिया होती है। औजार के फेस एवं फ्लैंक के बीच का कोण कहलाता है, ये भी आप जानते हैं कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब हम नाइफ एंगल कह सकते हैं, एज एंगल कह सकते हैं, लिप एंगल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कौन सा एकल बिंदु कटाई औजार है। ठीक है, पार्टिंग टूल, टर्निंग टूल, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, जैसे कि पार्टिंग टूल की बात करूं और टर्निंग टूल की भी बात करूं, तो ये दोनों टूल ही हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जो आपकी शियरिंग होती है और आपका एक्सट्रूजन जो आपका प्रक्रिया होती है, निम्न में से प्रयोग किया जाता है, किसको हम प्रयोग करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, डबल पॉइंट या मल्टी पॉइंट, या कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा डबल पॉइंट कटिंग टूल। तो यहाँ पर आपने अभी तक पढ़ा था कौन सा, सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट, लेकिन हम जो शेयरिंग और एक्सट्रूजन जो प्रक्रिया होती है, जो इसमें टूल लगे होते हैं, तो वो डबल पॉइंट कटिंग टूल ही होता है। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर बी, मतलब डबल पॉइंट कटिंग टूल। नेक्स्ट है निम्न में से मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, तो यहाँ पर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ग्राइंडिंग, ब्रोचिंग, मिलिंग, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये भी मल्टी पॉइंट है, ये भी मिलिंग में भी हम मल्टी पॉइंट यूज करते हैं और ग्राइंडिंग में भी मल्टी पॉइंट ही होता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है टूल सिग्नेचर कंटेंट, मतलब संकेत में कितने घटक शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर बी, मतलब 7। ठीक है, नेक्स्ट है कटाई औजार का वह सतह जिस पर चिप फिसलता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम फेस कहते हैं, मतलब ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है एक औजार के आधार तथा फ्लैंक का संपर्क बिंदु होता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा हील, मतलब हम उसे हील कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जब औजार की कटाई गति बढ़ती है तो उसकी आयु क्या होती है, मतलब इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, बहुत ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। देखो सीधी सी सिंपल सी बात है, आप किसी भी टूल को कभी भी कोई सा भी प्रोसेस करोगे तो उसकी आयु बढ़ेगी या घटेगी, वो आप अपनी नॉलेज से भी बता सकते हैं इस ऑप्शन को।
तो यहाँ पर सीधी सी सिंपल सी बात है, उसकी आयु मतलब घटेगी ही, ठीक है, बढ़ने की तो कोई यहाँ पर बात ही नहीं है, ठीक है। काम करने के बाद भी किसी की आयु बढ़ेगी तो ये असंभव है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एचएसएस के लिए उच्चतम सुरक्षित कार्यकारी तापमान होता है, तो यहाँ पर इसका तापमान होता है 540 डिग्री, ठीक है। इसका सही आंसर 540 डिग्री होता है। नेक्स्ट है वह औजार जिसका प्रयोग कठोर धातु के त्वरित मशीनिंग में किया जाता है, वो कौन सा पदार्थ होता है, वो सीमेंटेड कार्बाइड होता है या स्टेलाइट होता है या बी होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा स्टेलाइट, मतलब वो स्टेलाइट का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आगे, सीमेंटेड कार्बाइड औजार की कटाई गति होती है, क्या होती है, मतलब कटाई गति कितने से कितने के बीच में होती है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही होगा वो होगा 60 से 200 मीटर पर मिनट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है सीमेंटेड कार्बाइड औजार का प्रतिरोध तापमान कितना होता है, ठीक है। तो इसका जो तापमान होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है यहाँ पर धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह बल हटाने के बाद अपनी वास्तविक आकृति और आकार में आने में सक्षम होती है। तो ये आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है और आप मैकेनिकल में हो और फाइनल ईयर में हो, आप इसका आंसर खुद मतलब सही कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कोई भी पार्ट है हम फोर्स लगाते हैं और अपनी वास्तविक आकार में आने की सक्षम, मतलब पहले जैसे हम खींचते हैं तो खींच जाएगी और छोड़ने पर वैसी ही आकृति में आ जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बी, मतलब इलास्टिसिटी। वो जो गुण होता है वो इलास्टिसिटी का होता है, मतलब प्रत्यास्थता का होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, यदि एक कार्यखंड में वृद्धि 5% से कम हो तब पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है मतलब भंगुर पदार्थ, ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट है अधिकतर ड्रिल औजार में हेलिक्स एंगल होता है, मतलब जो आपका ड्रिल एंगल होता है ना, उसमें जो आपका एक हेलिक्स एंगल भी होता है वो कितना होता है और कितने से कितने के बीच में होता है, तो वो होता है 24 से 30 के बीच में, मतलब आपका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक मिलिंग कटर में चिप और शीतक द्रव के लिए एक दांत के पीछे एवं अगले दांते के बीच में खाली स्थान को हम क्या कहते हैं। तो उसका सही आंसर है यहाँ पर आपका चिप स्पेस, उसको हम कहते हैं चिप स्पेस, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट है एक मिलिंग प्रक्रम जिसमें कार्यखंड और मिलिंग कटर दोनों विपरीत दिशा में होते हैं, वो कौन सी प्रक्रिया होती है। तो वो प्रक्रिया होती है आपकी अपमिलिंग। अपमिलिंग में क्या होता है कि आपका जो कार्यखंड होगा उसका जो मिलिंग कटर है वो दोनों विपरीत दिशा में मतलब काम कर सकता है। नेक्स्ट है कटिंग प्रोसेस में जिसमें औजार, ठीक है, भरत के लिए लंबवत गति करता है कहलाता है ऑब्लिक कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग या बोथ ए एंड बी या कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑर्थोगोनल कटिंग, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये कह रहा है कि एक औजार की अपरूपण मतलब शियर प्लेन और कटिंग सरफेस, मतलब शियर प्लेन और कटिंग सरफेस के बीच को कोण को हम क्या कहते हैं, लिप एंगल कहते हैं या शियर एंगल कहते हैं या कटिंग एंगल कहते हैं या डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर होगा बी, मतलब शियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है कारखान जॉब के मशीनिंग किए हुए सतह मतलब सरफेस और टूलिंग फेस के बीच के कोण को क्या कहते हैं, लिप एंगल कहते हैं, ठीक है, या शियर एंगल कहते हैं या कटिंग एंगल कहते हैं या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा कटिंग एंगल, ठीक है, उसको हम कटिंग एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है औजार का सामर्थ्य केवल किस कोण पर निर्भर करता है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो किस कोण पर निर्भर करती है, रिलीफ एंगल पर, लिप एंगल पर या आपका यहाँ पर है तीसरा रैक एंगल या आपका कटिंग एंगल, ठीक है, किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर सही आंसर है रैक एंगल, तो वो उसकी स्ट्रेंथ टूल की रैक एंगल पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है उच्च गति इस्पात के कटाई औजार के लिए जो कोण होता है कितना उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव रैक एंगल कहते हैं, पॉजिटिव रैक एंगल कहते हैं या बोथ ए एंड बी या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नेगेटिव रैक एंगल, ठीक है, समझ में आया, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है कटिंग औजार का रैक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है तो यह कहलाता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं उसको नेगेटिव रैक एंगल। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है ना।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल बिंदु वाले कटाई औजार में घिसाव होता है, कहाँ पर होता है? एट द फ्लैंक, एट द हील, एट द शैंक, एट द फेस। ठीक है, कहाँ पर होता है मतलब किस पर होता है? फ्लैंक पर होता है, हील पर होता है, शैंक पर होता है या फेस मतलब फेस पर होता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी, मतलब फेस पर ही वो घिसाव होता है, मतलब सिंगल पॉइंट पे कहाँ पर होता है? आपका फेस पर। नेक्स्ट है, टेलर के संबंध वीटी की पावर एन नेतांक में उच्च गति इस्पात औजार के लिए एन का मान प्रसार होता है, जिसमें एन का मान क्या होता है? कितने से कितने के बीच में होता है? तो इसमें जो एन का मान होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका 0.1 से लेकर 0.15 के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, HSS जो आपका हाई स्पीड स्टील टूल के लिए आवश्यक कोण, मतलब सॉरी आवश्यक नहीं, अवकाश कोण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लियरेंस एंगल, कितना होता है हाई स्पीड स्टील के लिए? तो वो होता है आपका 8 डिग्री, मतलब 8 डिग्री के बीच में वो आपका क्लियरेंस एंगल होगा। ठीक है, किसी भी हाई स्पीड स्टूल के लिए। नेक्स्ट है, यदि औजार का अवकाश कोण घटाया जाता है तो औजार की आयु बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी या कोई नहीं? तो आपका सही आंसर होगा मतलब घटेगी। ठीक है, कार्बाइड औजार के लिए जो आपका कार्बाइड औजार होगा उसके लिए अवकाश कोण कितना होता है? 3 डिग्री, 7 डिग्री, 5 डिग्री या 9 डिग्री? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यहाँ पर 5 डिग्री। जो कार्बाइड औजार होगा उसके लिए कितना कोण होगा? आपका जो आपका क्लियरेंस एंगल होगा वो 5 डिग्री के बीच में होगा। नेक्स्ट है, स्टेलाइट औजार का प्रतिरोध तापमान होता है, कितना होता है यहाँ पर? आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, मतलब 900 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आया होगा आपको इतना काफ़ी कुछ, तो ऑप्शन डी केवल सही है यहाँ पर, ऑप्शन डी। ठीक है, सो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में बताएं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या कौन से टॉपिक से ज़्यादा एमसीक्यू बनाएं या कौन से आपके सब्जेक्ट को एमसीक्यू ज़्यादा चाहिए। ठीक है, किसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है, क्योंकि वो आप पर निर्भर करता है। मैं आपको बना कर आपको मतलब तैयारी करा दूंगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू।